नमस्कार। स्वागत है आपका क्वेश्चन आंसर के इस नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लेते हैं आज का पहला सवाल जो पूछा है धीरज कोठारी ने, और ये सवाल है इंश्योरेंस से संबंधित। धीरज जी जानना चाहते हैं कि यदि उन्होंने कोई पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेते समय उन्होंने कुछ छोटी सी बीमारी अपनी डिस्क्लोज नहीं की या गलती से वो डिस्क्लोज करना रह गया है, ऐसे केस में यदि उन्होंने ऑलरेडी 8 साल का प्रीमियम भर दिया है तो क्या इंश्योरर इस पर कोई सवाल उठा सकते हैं, क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं? तो धीरज जी, एज पर इंश्योरेंस एक्ट यदि कोई पॉलिसी ली गई है और कोई मिस स्टेटमेंट या फिर नॉन डिस्क्लोजर है, यानी कि फ्रॉड नहीं है, लेकिन अनजाने में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई जिसकी जानकारी नहीं थी, या अनइंटेंशनली कोई बात बतानी रह गई है, तो उस ग्राउंड पर पॉलिसी इनफोर्स होने के बाद, यानी कि पॉलिसी इशू होने के बाद 3 साल के अंदर तो इंश्योरेंस कंपनी जरूर उस पर क्वेश्चन उठा सकती है, लेकिन 3 साल के बाद इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए यदि आपकी पॉलिसी 8 साल से एक्टिव है, समय पर आप प्रीमियम भर रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछा है राकेश यादव ने। राकेश जी ने कुछ स्कीम्स के नाम मेंशन किए हैं जहां पर वो 1000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं। स्कीम के नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी, आईटीआई वैल्यू फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, मिरे एसेट फोकस फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये स्कीम्स हैं जहां पर एसआईपी चल रही है और आप जानना चाहते हैं कि ये पोर्टफोलियो कैसा है। तो स्कीम्स तो ठीक हैं, हालांकि इसमें से कुछ स्कीम्स नहीं हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसमें लार्ज कैप एक्सपोजर ज़्यादा है। यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को भी इंक्लूड करें। हो सके तो यहाँ से आप 1-2 फंड कम कर सकते हैं, जैसे कि आपने निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी किया हुआ है, और इसी तरह से फोकस्ड फंड में भी आपके पास 2 फंड्स हैं। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में से एक कैटेगरी का एक फंड रख के अपने स्कीम्स को कम कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्मॉल कैप फंड इंक्लूड जरूर कर लें। यदि आप बहुत लंबी अवधि यानी कि 10 साल या उससे अधिक अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप को ऐड करें और साथ ही एक मिड कैप फंड भी ऐड करने की मैं आपको सलाह दूंगा। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मोहम्मद आरिज ने। मोहम्मद आरिज की एज 56 ईयर्स की है और वो जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना हो तो ऐसे में अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड में से किसका चुनाव करना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड बेसिकली डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन 0% से 100% तक भी हो सकता है, और जहां तक अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड का सवाल है यहां पर इक्विटी में एलोकेशन 65% टू 80% तक हो सकता है। अब रिस्क दोनों में ही है क्योंकि दोनों में इक्विटी एलोकेशन है जहां पर उतार चढ़ाव की संभावना होती है, साथ ही इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होगा जहां पर भी कुछ रिस्क रहते हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर ग्रोथ या रिटर्न्स की संभावना रहती है, लेकिन साथ ही यहां पर कुछ मार्केट रिस्क होते हैं। अब यहां पर क्योंकि आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाहते हैं तो आप ऐसे में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के जरिए यदि SWP करेंगे तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतर चॉइस होगी। हालांकि मैंने पहले ही क्लियर किया है कि रिस्क दोनों में है, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड में फंड मैनेजर समय के अनुसार इक्विटी का एलोकेशन कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि मार्केट फेवरेबल नहीं है तो शायद फंड मैनेजर उस बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी एलोकेशन बहुत कम कर दे ताकि जो ये उतार चढ़ाव का रिस्क है वो कम हो जाए। तो इस बात को मानते हुए मेरी ओपिनियन ये है कि यदि आप बैलेंस एडवांटेज फंड से SWP करेंगे
तो एक बेहतर चॉइस होगी। लेकिन साथ में आप अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। यदि आपकी जोखिम सहने की क्षमता बहुत कम है तो ऐसे में इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी है जहां पर इक्विटी एलोकेशन बहुत कम होता है, यानी कि जो नेट इक्विटी एक्सपोजर है वो बहुत कम होगा। तो ऐसे फंड्स थोड़े और भी कम रिस्की हो सकते हैं और आप इक्विटी सेविंग्स फंड से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अरुण कुमार जी ने। अरुण कुमार जी का सवाल यह है कि उन्होंने 2009 में न्यू इंडिया एश्योरेंस से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका वो रेगुलरली प्रीमियम भर रहे हैं, यानी कि टाइम पर उसको रिन्यू भी करा रहे हैं। और 2021 में उन्होंने क्लेम लिया जहां पर उन्हें 15,000 रुपये अपने पास से पे करने पड़े। तो उनका सवाल यह है कि अब क्योंकि पॉलिसी का रिन्यूअल ड्यू है तो क्या वो रिन्यूअल के समय अपनी पॉलिसी को किसी और इंश्योरर के पास पोर्ट करा लें। तो अरुण जी, पहला तो सवाल ये उठता है कि आपको अपने पास से क्यों पैसे देने पड़े, ऐसी क्या कंडीशन थी? क्या आपकी पॉलिसी में सब लिमिट का क्लॉज है? क्योंकि कुछ पॉलिसीज में सब लिमिट का एक क्लॉज होता है, यानी कि आपकी पॉलिसी का सम इंश्योरेंस काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन हर चीज के लिए जैसे कि रूम रेंट है या आईसीयू के चार्जेस हैं या डॉक्टर की फीस है, इन सभी एक्सपेंसेस पर एक कैप होता है कि इससे ज्यादा का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो यदि ऐसी सब लिमिट आपकी पॉलिसी में है तो डेफिनेटली आपको प्लान चेंज करना चाहिए, चाहे आप सेम इंश्योरेंस कंपनी से करें या दूसरे इंश्योरर की आप पॉलिसी लें, या साथ में क्या आपके पॉलिसी में कोपे का क्लॉज है वो भी आपको देखना चाहिए कि हर बार जब भी क्लेम आएगा तो कुछ परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा। कहीं ऐसा क्लॉज तो आपकी पॉलिसी में नहीं है। लेकिन यदि ये सब ना होने के बाद भी आपको अपने पास से कुछ पैसे देने पड़े तो फिर ऐसी स्थिति में यदि आप खुश नहीं हैं तो आप बेशक पॉलिसी पोर्ट करा सकते हैं। लेकिन कभी भी जब ऐसी स्थिति आए कि आपको लगे कि आप इंश्योरर से खुश नहीं हैं तो बातों को जानने की जरूर कोशिश करें कि क्यों ऐसा हुआ, क्या ये ऐसे जेन्युइन कारण थे जिसका यदि आप किसी और दूसरे इंश्योरर से क्लेम लेते तो वहां पर भी ऐसा होता। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स के या हॉस्पिटल के जो बिल होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं, जो कि इंश्योरर की डेफिनेशन में या इंश्योरर के अनुसार उस ट्रीटमेंट के लिए जितना खर्चा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा खर्चा हॉस्पिटल्स क्लेम करते हैं या पेशेंट से लेते हैं। तो और ऐसी दिक्कत तब ज्यादा आती है जब आप रियम्बर्समेंट ले जाते हैं। जब आप नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहां पर तो आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन जब आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स के अलावा किसी और हॉस्पिटल में एडमिशन की फैसिलिटी लेते हैं, यानी कि वहां एडमिट होते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तब ऐसी दिक्कत ज्यादा आती है। तो आप एक बार इसको समझ लीजिए। लेकिन यदि आप अपने इंश्योरर से सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी सर्विसेज से खुश नहीं है, तो आप बेशक अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। तो लेते हैं अब अगला सवाल जो मुझसे पूछा है मेरे एक रेगुलर व्यूअर ने, जो कि मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं और साथ ही कमेंट भी करते रहते हैं, लेकिन उनका नाम यहाँ पर यूट्यूब में ग्रो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो दिया हुआ है, तो मुझे आपका रियल नाम नहीं पता है। हो सके तो अगली बार अपना रियल नाम आप मेंशन कर देना कमेंट के नीचे, तो मैं आपको आपके असली नाम से बुला पाऊंगा। तो आपका सवाल यह है कि आपने टाटा इंडिया डिजिटल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप एसआईपी कर रहे हैं, साथ ही आपने लमसम भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि ये फंड कैसा है। तो क्योंकि ये एक सेक्टर स्पेसिफिक या सेक्टोरल फंड है जो कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि सेक्टोरल फंड में अपने अलग रिस्क होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में इस तरह के फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। जहां तक टाटा इंडिया डिजिटल फंड की परफॉर्मेंस का सवाल है, स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और आगे भी अच्छे रहने की उम्मीद है, तो आप इस स्कीम में अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपका नजरिया लंबा हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर की हम बात करें तो ये एक एक्टिव सेक्टर है और यदि आप किसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का एलोकेशन देखते हैं तो ये भी आपको
काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दिखाई देता है। तो इस तरह से यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसमें करते रहिए। और इस सेक्टर के एक और फंड की बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड भी इस कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। और अब लेते हैं इस एपिसोड का आखिरी सवाल जो पूछा है बनमाली दास जी ने। बनमाली जी जानना चाहते हैं कि क्वांट एक्टिव फंड कैसा है। तो क्वांट एक्टिव फंड बेसिकली एक मल्टी कैप फंड है और सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से एक मल्टी कैप फंड को मिनिमम 25% हर तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि मिनिमम 25% एक्सपोजर लार्ज कैप में होगा, मिनिमम 25% मिड कैप में होगा और मिनिमम 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में होगा। बाकी का 25% जो है वो किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये फंड मैनेजर समय समय पर तय कर सकते हैं। इस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ इंडिकेशन नहीं मिलता है या इस बात की गारंटी नहीं होती है कि स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेगी। लेकिन यदि हम इस स्कीम के पोर्टफोलियो में नजर डालें तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि फंड आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। फंड का पोर्टफोलियो अच्छा है तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप यहां पर बने रह सकते हैं। क्वांट एक्टिव फंड का साइज काफी छोटा है और ये फंड हाउस भी अपने आप में एक छोटा फंड हाउस है, लेकिन इनकी जो भी स्कीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आज जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.